गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम संस्थाओं का कामकाज पाठ पढ़ रहे हैं, उसी में आज हम और आगे चलेंगे। आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के बारे में। ठीक है, संस्थाएं देखिए ना, अलग अलग संस्थाएं होती। तुम्हें याद होगा कि हमने जो लेसन की शुरुआत की थी वो एक आदेश से की थी कि एक आदेश जारी हुआ था और वो आदेश आगे मंडल कमीशन का जिसने नाम लिया, मंडल आयोग बैठा था उसके लिए, और 27% जो ओबीसी थे उनको उसमें आरक्षण दिया गया था। उस आदेश पर एक व्यक्ति के हस्ताक्षर थे और हमने ये भी देखा कि उस एक व्यक्ति ने फैसला नहीं किया था। हमने सबकी भूमिका देखी, उसमें प्रधानमंत्री की भूमिका भी देखी, एक राष्ट्रपति की भी हमने भूमिका देखी, संसद के दोनों सदनों की भूमिका देखी ना। इस तरीके से हमने देखा था कि कैसे एक नियम को कानून का रूप दिया जाता है और जब वो कानून बनता तो किसी एक के उस पर हस्ताक्षर होते हैं। ये जो नियमों को कानून का रूप दिया जाना या अधिकारियों को सामूहिक रूप से, इन्हें हम कहते हैं कार्यपालिका। जो नियमों को कानून का रूप देते हैं उन्हें कार्यपालिका कहते हैं। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है आमतौर पर कार्यपालिका, हमारा ये मतलब होता है। अब दो तरीके की कार्यपालिका है, राजनैतिक और स्थायी। दो तरह की कार्यपालिका होती है, तो राजनैतिक, एक स्थायी। राजनीतिक कार्यपालिका वो होती है जिसमें जनता द्वारा चुने गए लोग होते, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते, वो होते राजनीतिक कार्यपालिका। यानी जो जनता की इच्छाओं के बारे में जानते हैं, जनता के हित के बारे में जानते हुए कायदे कानून बनाते हैं, वो होती राजनीतिक कार्यपालिका। और ये राजनीतिक कार्यपालिका 5 साल के चुनाव के बाद अगर जनता चाहे तो दोबारा वापस ला सकती है और अगर जनता चाहे तो इन्हें हटा भी सकती है। ये है राजनीतिक कार्यपालिका। लेकिन एक होती है स्थायी कार्यपालिका जो परमानेंट होते, मैंने पहले बताया, जो 60 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं, कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, इन्हें जो मंत्री होते हैं उनके हुक्मों का पालन करना पड़ता है, उनके आदेशों का पालन करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, जैसे इसमें वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर, तो वित्त मंत्री का जो मंत्रालय है वो स्थायी कार्यपालिका में आएगा। वित्त मंत्री जो भी उनको ऑर्डर देगा वो उसी हिसाब से काम करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे मंत्री होते हैं उनसे ज्यादा पढ़े लिखे ये लोग होते हैं, उनसे ज्यादा केपेबल स्थायी कार्यपालिका होती है, क्योंकि तो बहुत सालों से काम करो, ट्रेन होकर आते हैं, है ना, ट्रेनिंग करके आते हैं और ये जनता द्वारा चुने गए होते हैं। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री है, वो राजनीतिक कार्यपालिका में आ गए। लेकिन शिक्षा मंत्री का जो मंत्रालय है, जो शिक्षा मंत्री के आदेशों पर काम करेगा, सारे लागू करेगा कानूनों को, कायदों को, वो आएंगे स्थायी कार्यपालिका। ठीक है, दोनों का फर्क हमें समझ में आ गया। और इनको ज्यादातर हम लोग सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। इनको सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। ये सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर ही बने रहते हैं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता भी करते हैं। और ये इस तरीके से मैंने बताया कि 60 साल के बाद ही रिटायर होते हैं। लेकिन अब हमारे जहन में ये सवाल आता होगा, तो भाई जब ये परमानेंट है तो इनसे ज्यादा ये ताकतवर क्यों है? राजनीतिक कार्यपालिका ज्यादा ताकतवर है ना, स्थायी कार्यपालिका तो इनके हुक्मों का पालन कर रही है। वो इसलिए है क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने गए लोग हैं और ये जनता के हितों का ध्यान रखते हैं और जनता की इच्छाओं को जानते, जनता के लाभ को जानते, इसीलिए जो भी ये ऑर्डर देते हैं उसको इन्हें मानना पड़ता, फॉलो करना पड़ता, इसलिए ज्यादा पावरफुल होते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। अब हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। अभी हमें यह समझ में आ गया ना, कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक हमने देखा कि 5 साल के लिए जनता द्वारा चुने जाते हैं, उसके बाद जनता चाहे तो इन्हें रख सकती, चाहे तो इन्हें हटा सकती। लेकिन ये जो होते स्थायी कार्यपालिका जो होती है, इनको, इनसे कोई मतलब नहीं है कि ये आए या जाए, लेकिन जो मंत्री होता है ये उसके कहे अनुसार काम करते हैं और ये 60 साल की उम्र में ही रिटायर होते हैं। सरकार के बदलने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके ओहदे में या इनकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गए अपनी पोस्ट पे तो पोस्ट पे रहेंगे, सरकार किसी की भी हो, ये उनके मंत्रालय पे काम करते हैं और उनकी सुन करके अहम फैसलों में ये लोग काम करते हैं। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। हमें मालूम है प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुना जाता है, हम 8th में भी पढ़ चुके हैं कि जनता जिस भी दल को सबसे ज्यादा वोट देती है वो चुनकर आते हैं, देश में अपनी सत्ता में सरकार बनाते हैं।
जब पार्टी जीत जाती, जैसे बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है ना, बीजेपी जो है जब ये जीती तो बहुमत से जीती पूरे इंडिया में, और जब ये जीत करके आई तो तमाम जितने लोग थे, इसके जितने भी लोग थे, अभी मंत्री नहीं बने, ना कोई प्रधानमंत्री बना, जितने भी लोग थे इनमें से ये सब अपने में से एक नेता को चुनते हैं, मुख्य नेता को, जो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करता है। तो जितने पार्टी के लोग थे जो जीत कर आए, उन्होंने अपने में से एक नेता को चुना, श्री नरेंद्र मोदी को चुना, वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठे, और फिर प्रधानमंत्री की सलाह से, यानी नरेंद्र मोदी जी की सलाह से तमाम मंत्रिमंडल चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री सलाह देते हैं कि फलाने को शिक्षा मंत्री बना दो, फलाने को रेल मंत्री बना दो, फलाने को वित्त मंत्री बना दो, विदेश मंत्री बना दो। फिर प्रधानमंत्री सलाह देते हैं और राष्ट्रपति उन्हीं को मंत्री बनाते हैं, और वो कहलाता है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में। इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, सबसे मेन। हालांकि राष्ट्रपति का ओहदा सबसे ऊपर है, लेकिन राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री की सलाह से ही काम करते हैं। तो इसका मतलब सबसे ऊंचा ओहदा और सबसे इम्पोर्टेंट जो ओहदा है वो राजनीतिक संस्था जो है वो है प्रधानमंत्री। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। तो राष्ट्रपति कैसे नियुक्त है, मैंने बताया ना, अब सारे लोग अपने में से एक मुख्य नेता को चुनते हैं, राष्ट्रपति, और फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से तमाम लोगों को नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को भी नियुक्त करते हैं। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हुआ हो। प्रधानमंत्री मंत्री के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य, यानी संसद का सदस्य होना जरूरी है, वो ही मंत्री परिषद में हिस्सा ले सकते हैं, वो ही सांसद बन सकते हैं, वो ही मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य ना हो, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है। मंत्री परिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें अमूमन 60 से 80 मंत्री होते हैं, यानी प्रधानमंत्री और जो उसका मंत्री परिषद है वो 60 से 80 मंत्री होते हैं। जैसे पहला है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर ना। कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री परिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्री परिषद का शीर्ष समूह होता है, यानी हाईएस्ट पोस्ट है ये भी। इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री में 25 मंत्री होते हैं। फिर आते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। ये विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं, इनको एज गेस्ट बुलाया जाता है। फिर राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। क्योंकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है, हर बात पे तो चर्चा नहीं हो सकती, ऐसे तो पता नहीं कितना समय लगेगा, और सबसे सलाह करना, लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं, जो मैंने बताई 25 के करीब होते हैं। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के अंडर में है। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह कहलाते हैं, जो मैंने बताया ना, हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह कहलाते हैं, स्थायी कार्यपालिका। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं, यानी इनका काम है यहाँ पर जो मंत्री है उनको जरूरी सूचनाएं देना, तब जाकर के कुछ फैसले लिए जाते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। उसमें कोई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री के अधिकार क्या क्या हैं। संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के पास बहुत ज़्यादा अधिकार होते हैं, क्योंकि सरकार का प्रमुख है, मुखिया है। वो कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, चेयरमैन होता है। कैबिनेट में जितनी बैठकें होंगी, जितनी मीटिंग्स होगी, उसका चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है।
वो विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। अगर कोई विवाद खड़ा हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए या कुछ ऐसी प्रॉब्लम खड़ी जाए, तो जो प्रधानमंत्री कहेगा वो मुख्य होगा और वो ही अंतिम निर्णय माना जाएगा। वो विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का विवरण और पुनर्वितरण करता है। मतलब प्रधानमंत्री बांटता है कि मैंने बताया कि शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, इस तरीके से। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है, तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री ही होता है। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में बहुत बढ़ गए हैं और इन्हें सरकार का प्रधानमंत्री रूप भी कहा जाने लगा है कई देशों में। राजनीति में राजनीतिक दलों, पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था, जनता उन्हें बहुत प्यार करती थी। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज्यादा प्रभावशाली रही। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करते हैं, डिपेंड करता है कि प्रधानमंत्री कौन है, तभी मंत्री उनके उसमें चलते हैं, अंडर में चलते हैं, जनता भी उन्हें प्यार करती है, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हो गए। गठबंधन की सरकार, मैंने बताया, जब दो से ज्यादा दल मिलकर सरकार बनाते हैं वो गठबंधन की सरकार कहलाती है। और जब से गठबंधन की सरकार आई तब से प्रधानमंत्री के जो अधिकार है वो कुछ सीमित हो गए हैं। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता है, उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ, यानी जो और दल है उनके साथ गठबंधन के साझेदारों की राय भी माननी पड़ती है। इसके अलावा उसे गठबंधन के साझेदारों और दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है। आखिर उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी होती है। तो ये गठबंधन खत्म। बेटा जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम राष्ट्रपति और न्यायपालिका करेंगे और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज हमारे 2 पीरियड है ना, तो इस पीरियड में वीडियो देखेंगे और मैं काम भेज रही हूँ वो काम करेंगे इस पीरियड में भी, और दूसरे जो अगला पीरियड होगा उसमें भी काम करेंगे। और यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, है ना, तो यूनिट टेस्ट की तैयारी करनी है। सिलेबस मैंने तुम लोगों को भेज दिया है, उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। 25 मार्क्स का पेपर होगा हर सब्जेक्ट का, तो तैयारी रखें और पास हो जाए सभी बच्चे। पास ही नहीं हो, अच्छे नंबरों से पास हो, है ना, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, टाइम नहीं है, नेक्स्ट वीक सारा यूनिट टेस्ट चलेगा, तो अपनी तैयारी रखें, ठीक है। अपना ध्यान रखेंगे, सेफ रहेंगे।